नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 की चौसर में, हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। 24 की चौसर यानी वो शो जिसमें हम खबरों का संदर्भ आपको समझाते हैं और साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी करते हैं। आज भी 24 की चौसर ग्राउंड जीरो से आज मैं मौजूद हूँ बाराबंकी में। कल उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव होना है। देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर भी कल मतदान होना है। तो आज सबसे पहले हम बात उसी की कर लेते हैं। 10 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में जिन 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे वहां पर 2019 में क्या स्थिति थी, सबसे पहले आपको वो समझा देते हैं। 2019 में इन 10 सीटों में से 8 सीटों पर कमल खिला था और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। इन 2 सीटों का भी विश्लेषण करेंगे और जिन 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी वहां के सिनेरियो को भी इस बार आपको समझाएंगे कि 2024 में वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। संभल और मैनपुरी को छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। बड़ी बात यह है कि पोलिंग पार्टियां इन सीटों पर पहुंच चुकी हैं। कल के मतदान की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। ईवीएम और मतदान कर्मियों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल इन मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं ताकि चुनाव में कहीं पर कोई गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। सबसे पहले देख लेते हैं कि यूपी में कल किन 10 सीटों पर वोटिंग होनी है और किन सीटों पर कल 7 मई को मतदान होने जा रहा है और वहां पर कैसी तैयारियां। सबसे पहले सीटों को आपको बता देते हैं। संभल पर कल वोटिंग होनी है, संभल लोकसभा क्षेत्र में। इसके अलावा हाथरस लोकसभा क्षेत्र में कल वोटिंग होनी है। आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, ये वो 10 सीटें हैं जहां पर कल मतदान होना है और इसकी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। अब आपको दिखाते हैं एक साथ 10 तस्वीरें जहां पर कल वोटिंग होनी है। 10 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली सीटों पर प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैनपुरी सबसे हॉट सीट है, क्यों, वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल यहां पर विरासत की लड़ाई चल रही है। अखिलेश यादव की पत्नी और मौजूदा सांसद डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में हैं और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जयवीर सिंह उनको टक्कर दे रहे हैं, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं। बदायूं में बीजेपी के दुर्विजय सिंह के सामने समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि इससे पहले शिवपाल को टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में प्रत्याशी बदला गया और आदित्य यादव वहां से चुनावी मैदान में उतरे। आगरा सीट की बात करें तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के सामने समाजवादी पार्टी के सुरेश चंद्र कदम चुनावी मैदान में। मतलब बघेल के सामने 2024-2019 के प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती होगी। उनकी कोशिश होगी कि तीसरी बार इस सीट पर कमल खिलाया जाए। अब यूपी में होने वाले तीसरे चरण के लिए वोटिंग का पूरा खाका ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। कितने प्रत्याशी हैं, कितने वोटर्स हैं और क्या तैयारियां हैं। कुल लोकसभा की सीटें 10 हैं, जैसा कि हम आपको शुरुआत से बता रहे हैं, लेकिन प्रत्याशियों की संख्या 100 है। इन 10 लोकसभा सीटों के लिए कुल मिलाकर 100 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जो किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके लिए कल वोटर वोट करने वाले हैं। करोड़पति प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या 46 है। 46 करोड़पति प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला कल होना है। इसके अलावा आपराधिक केस वाले जो प्रत्याशी हैं उनकी संख्या 25 है। मतलब ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और ऐसे प्रत्याशियों की संख्या तीसरे चरण में 25 के आसपास है। स्नातक जिन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का जो लेखा जोखा सामने आया वो भी हम आपको बता रहे हैं। स्नातक जो प्रत्याशी हैं वो 52 प्रत्याशी हैं। अनपढ़ प्रत्याशी 2 हैं। 2 ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। कुल वोटर की संख्या की बात कर लेते हैं। 1,89,00,000 वोटर हैं। इन सभी 10 लोकसभा सीटों को अगर जोड़ दिया जाए तो 1,89,00,000 वोटर हैं जो कि इन प्रत्याशियों के लिए वोट करने वाले हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा इनकी संख्या है। महिला मतदाताओं की बात करें तो 87,48,000 से ज्यादा इनकी संख्या है जो कि कल वोट करने वाले हैं। पोलिंग सेंटर की बात कर लेते हैं। 12,339 पोलिंग सेंटर है। पोलिंग बूथ की बात करते हैं 20,415 पोलिंग बूथ हैं। अब फटाफट एक नजर यूपी की 10 सीटों पर कहां कितने प्रत्याशी हैं उस पर भी डाल लेते हैं। हमने टोटल आपको बता दिया कि 100 प्रत्याशी हैं, लेकिन किस सीट पर कितने प्रत्याशी हैं वो भी आपको समझा देते हैं। संभल की बात करें तो 12 प्रत्याशी यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और कल उनकी किस्मत का फैसला होना है। हाथरस में 10 प्रत्याशी हैं, आगरा में 11 प्रत्याशी हैं, फतेहपुर सीकरी में 9 प्रत्याशी हैं, फिरोजाबाद में 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, मैनपुरी में 8 हैं, एटा में 10 हैं, बदायूं में 11 प्रत्याशी हैं, आंवला में 9 प्रत्याशी हैं। सर्वाधिक बरेली में 13 प्रत्याशी हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशियों की संख्या बरेली में है। वहां पर 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 2024 की चुनावी युद्ध में यूपी की 10 सीटों पर कहां किसके बीच टक्कर देखने को मिल रही है, ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रत्याशियों की संख्या तो 100 है, लेकिन वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनके बीच में टक्कर है, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आगरा सीट की। इस सीट पर बीजेपी का 2009 से ही कब्जा रहा है।
2019 में एसपी सिंह बघेल यहां से जीते थे, वहीं इस बार एसपी से सुरेश चंद्र करदम और बीएसपी ने यहां पर पूजा अमरोही को चुनावी मैदान में उतारा है। मुकाबला यहां पर त्रिकोणीय हो गया है। इसी वजह से दोनों ही जाटो समुदाय से हैं और दोनों ही नए चेहरे हैं। बीजेपी ने बघेल को मंत्री बनाकर उनका कद बढ़ाया। इस बार उनकी प्रतिष्ठा की असल परीक्षा यहां पर देखने को मिल रही है, जबकि सामने दो जाटो प्रत्याशी हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। आगरा में जैसा कि हमने आपको बताया कि एसपी सिंह बघेल है, सामने सुरेश चंद्र करदम है और बीएसपी से पूजा अमरोही है। अब अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है मैनपुरी की, वीआईपी सीट है, हॉट सीट है। क्यों, वो भी समझते हैं। दरअसल यहां विरासत की लड़ाई चल रही है। मुलायम परिवार की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। उपचुनाव में जीत दर्ज कर वो जिस तरीके से पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में डटी हैं, उस वजह से कहा जा रहा है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उनके सामने जयवीर सिंह हैं जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में डिंपल यादव के सामने यहां पर जयवीर सिंह कितनी चुनौती पैदा करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और इन सभी लोकसभा क्षेत्रों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी से बारी बारी कनेक्ट होंगे, वहां पर जो तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे और वोटर्स में जो उत्साह है, जो मुद्दे हैं, जो वोटर्स का मूड है, वो भी समझेंगे। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मैनपुरी में मौजूद हैं। अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप एटा में मौजूद हैं। चितरंजन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बदायूं में मौजूद हैं। शिव कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप आगरा में मौजूद हैं। अलाउद्दीन, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। मैनपुरी एक हॉट सीट, एक वीआईपी सीट, विरासत को बचाने की यहां पर चुनौती है डिंपल यादव के सामने और सामने जयवीर सिंह है। लेकिन बीते 2-3 दिनों में जिस तरीके की तस्वीर मैनपुरी से सामने आई है, वहां पर महाराणा प्रताप को लेकर जिस तरीके की सियासत देखने को मिल रही है, क्षत्रिय वोट बैंक को लेकर जिस तरीके की सियासत देखने को मिल रही है, वोटिंग से ठीक एक दिन पहले किस तरीके का माहौल वहां पर आप देख पा रहे हैं और पब्लिक के बीच में किस तरीके की चर्चा चल रही है, क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, वो भी समझाइए। देखिए, इस चुनाव को मैं पूरी तरह से जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, विरासत की, विरासत तो एक तरफ है ही है और दूसरी तरफ अगर गारंटी की बात की जाए तो इसको विरासत वर्सेस गारंटी कहा जा सकता है। गारंटी इसलिए क्योंकि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी और डिफरेंट तरह के उसके लाभार्थी रहे हैं और गारंटी के तौर पर लोगों तक जो योजनाएं पहुंचाई गई हैं वो एक तरफ है, दूसरी तरफ विरासत की बात है, क्योंकि ये समाजवादियों का गढ़ रहा है और जब से समाजवादी पार्टी बनी है ये सीट एक बार को छोड़ करके बाकी हमेशा समाजवादी पार्टी के खाते में रही है। हालांकि इसमें जीत और हार का डिफरेंस कम ज्यादा होता रहा है, लेकिन मैनपुरी सीट हमेशा से प्रतिष्ठा का विषय रही है। खुद मुलायम सिंह यादव यहां से चुने गए हैं, बाद के दिनों में अपने भतीजे को कुछ दिनों के लिए ये सीट दे दी थी और अब मौजूदा वक्त में डिंपल यादव यहां से सांसद हैं जिन्होंने बाई इलेक्शन 2022 में उनके निधन के बाद जीता था। तो साफ तौर से जो जातीय गणित है, वो गणित सब बात का आपने जिक्र किया कि वो क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं, वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं। इस इलाके में ठाकुर ब्राह्मण वोट भी बेहद ज्यादा तादाद में है। इसके अलावा जो बनिया एक वर्ग है, जो कारोबारी वर्ग है, उसको भी ट्रेडिशनल तौर से भारतीय जनता पार्टी का वोटर कहा जाता है, वो भी भारी तादाद में मौजूद है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था 2022 का जो चुनाव था वो क्योंकि 2022 में क्योंकि निधन भी मुलायम सिंह यादव जी का हुआ था, तो ऐसे में सिंपैथी वोट भी समाजवादी पार्टी को मिले थे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या वो सिंपैथाइज वोट भी इस बार बरकरार 2024 में रह पाएंगे, क्योंकि पिछली बार जो जीत का मार्जिन था डिंपल यादव का वो 2,88,000 के करीब था। तो ऐसे में सिंपैथाइज वोट भी क्या इस बार उनको कास्ट होगा। तो इन तमाम गुणा गणित को देख करके ऐसा लगता है कि मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी के लिए विरासत वर्सेस गारंटी वाला चुनाव बनता हुआ नजर आ रही है। ठीक है अलाउद्दीन, आप बने रहे हमारे साथ। एटा का रुख कर लेते हैं, अमित गंजू वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, एटा का चुनाव भी बहुत दिलचस्प है। राजू भैया के सामने चुनौती है कि अपनी सीट को बरकरार रखें और बाबू कल्याण सिंह को लेकर जो माहौल वहां पर बना हुआ था, जिस तरीके की सहानुभूति देखने को मिल रही थी, उनको पूरी उम्मीद है कि वो वोट में कन्वर्ट होगी। लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन का कहना है कि हमारा प्रत्याशी मजबूत है और इस बार तस्वीर यहां पर बदलने वाली है। आप वोटर्स के बीच में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किस प्रकार के मुद्दे वहां पर चुनावी मुद्दे बने हुए हैं चर्चा के केंद्र में? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर इस बार चुनाव 2024 का एटा का बहुत दिलचस्प है। निश्चित तौर पर ये भी एक हॉट सीट है, क्योंकि कहीं ना कहीं कल्याण सिंह की ये विरासत है और उस पर सबकी अब नजरें टिकी हुई हैं। और बात की जाए यहाँ 10 प्रत्याशी मैदान में, अगर मेन प्रत्याशी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और अलायंस के कैंडिडेट है। और ऐसे में अब
जब कल मतदान शुरू होगा और जब परिणाम आएंगे तब जाके पता चलेगा कि वोटर के जहन में क्या चला था। मगर इन सब के बीच प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि हर व्यक्ति की नजरें, अगर हम बात करें इस एटा सीट की, तो एटा से जुड़ा हुआ, अगर हम बात करें अलीगढ़, हाथरस और आसपास के कई जनपदों के लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई। इस वक्त हम जहां खड़े हैं आप देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टीज इस गांव में, यहाँ जो सबसे इंटीरियर गांव है, यहाँ पहुंच चुकी है और सब अपने अपनी मतलब जो अपने पोलिंग पार्टीज अपने लेके पहुंची हैं। और ऐसे में कल सुबह इनको भी इंतजार है सुबह का, ताकि ये यहाँ से अपने कार्य को शुरू करें। और ऐसे में वोटर भी बड़ा जागरूक दिख रहा है यहाँ का, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ लोगों से बात की, लोग बड़े जागरूक हैं और लोगों ने यहाँ आपस में जा के जो एक ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत है, उनके माध्यम से लोगों को एक कन्वे किया है कि वोट आपको कास्ट करना है, किसको करना है ये आपका अपना सोच है, ये आपका अपना समझ है, मगर वोट कास्ट करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड फेज में वोट परसेंटेज लो हुआ, वो एक चिंता का विषय है, जहां एक और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसके लिए एटा के अंदर रोड शो किया। यहाँ लोगों से, बच्चों, स्कूल के बच्चों ने मार्च किया और घर घर तक पंपलेट्स और बैनर्स, इवन पोस्टर्स के माध्यम से लोगों को इंडिकेट किया गया कि आपको अपने वोट को कास्ट करना है। जिस गाँव में हम खड़े हैं, यहाँ आज सुबह चौपाल लगी थी 10:30 और 11 बजे के आसपास, 1.5 से 2 घंटे की चौपाल लगी थी। आसपास के 7 से 8 गांवों के लोगं ने उस चौपाल में हिस्सा लिया। लगभग 128 से 30 लोगों के नाम नोट किए गए, ताकि वो आप आगे जाके इसे कन्वे करें। वोट परसेंटेज इंक्रीज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अब कल सूरज की पहली किरण के साथ जब मतदान होगा और उसके बाद जब परिणाम आएंगे, तब जाके पता चलेगा कि इस हॉट सीट पर वोटर क्या सोच रहा था, वोटर के जहन में क्या था, लोगों के जहन में क्या चल रहा था। क्योंकि कल्याण सिंह की ये एक कहा जाता है, अगर पूरी ओवरऑल देखा जाए तो एक पकड़ कहा जाता है इन सब लोध बेल्ट में आसपास, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। अगर कासगंज की बात करें, एटा की बात करें, हम इवन बात करें मैनपुरी का एक हिस्सा उसमें बात करें, हम अलीगढ़ की बात करें, हाथरस के आउटर बात करें, और यहाँ से लेकर अमरोहा और संभल तक लोध बेल्ट का बहुत अच्छी होल्ड मानी जाती है। और ऐसे में अब जब वोट परसेंटेज वोटिंग होगी, तब जाके पता चलेगा कि लोगों ने एग्जैक्टली क्या इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया या नहीं। और असल पिक्चर तो 4 जून को ही क्लियर होगी। शिव कुमार के पास चल लेते हैं, जो कि आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव कुमार, बिल्कुल सही पॉइंट यहां पर अमित गंजू की तरफ से उठाया गया है कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। खासतौर से पहले 2 फेज में जिस तरीके से कम वोटिंग हुई है, निर्वाचन आयोग के सामने भी चुनौती है और सभी पार्टियों की तरफ से भी वोटर से अपील की जा रही है कि पहले मतदान करिए, उसके बाद जलपान करिए। लेकिन इस प्रचंड गर्मी में वोटर्स का घर से निकलना, पोलिंग बूथ तक जाना और मतदान का इस्तेमाल करना एक बड़ी चुनौती है। कैसा उत्साह वोटर्स के बीच में देख रहे हैं? क्या निर्वाचन आयोग के प्रयासों का असर वहां पर दिख रहा है? वोटर्स को लग रहा है कि नहीं, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेना बहुत आवश्यक है, जरूरी है, उनका कर्तव्य है? बिल्कुल अमित जी, मैं आपको बता दूं कि भले ही भीषण गर्मी पड़ रही हो आगरा में, लेकिन जो वोटर्स है उसमें उत्साह है, क्योंकि पहले मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं की गई है, और जहां पोलिंग बूथ पर जो है पानी की व्यवस्था है, तमाम सारी जो व्यवस्था है वो भी यहाँ वोटर की गई है। क्योंकि गर्मी है, गर्मी को देखते हुए जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ने को लेकर तमाम तरह से चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं वो भी प्रशासन के स्तर से की जा रही है। वहीं आपको बता दूं कि आगरा का गणित बता दूं तो आगरा में 1952 में पहली बार इस सीट पर मतदान हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दलितों की राजधानी आगरा कही जाती है, लेकिन बीएसपी अभी तक इस सीट पर नहीं जीत पाई है। लेकिन इस बार का मुकाबला इसलिए रोमांचक हो जाता है क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी एससी से आते हैं। सुरेश चंद्र करदम गठबंधन के प्रत्याशी हैं और पूजा अमरोही बसपा के प्रत्याशी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। हमारे साथ तमाम वो जनता है, उनसे बात करेंगे कि वह कैसा उत्साह देख रहे हैं और कल कैसे मतदान करेंगे, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे। जी बताइए कि कल किस तरीके से आप मतदान करेंगे? कल मतदान पे अभी अगर देखा जाए तो सारी पोलिंगों पे पूरी सब तरीके की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का अपने दिल से पहले आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने देश के राष्ट्र के लिए बहुत ही अपने जो प्रबल डिसीजन जो होते हैं वो उन्होंने लिए, और मेरा वोट जो होगा वो देश के लिए होगा, देश हित के लिए होगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करें। सर आप बताइए कि कल आप मतदान करेंगे पहले, फिर उसके बाद जलपान करेंगे, चाहे गर्मी हो? जी जी बिल्कुल यही होगा, और यही दृढ़ निश्चय के साथ हम लोग कल मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान ग्रहण करेंगे। लेकिन मोदी जी को अपने प्रोमिसेस करके गए हैं आगरा की जनता को, वो पूरे भी करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आज की जनता जो है अनभिज्ञ है या समझदार नहीं है या किसी चीज को लेकर जानती नहीं, वो सारी चीजें हर चीज भली भांति जानती है। लेकिन यही मोदी जी से मेरा निवेदन है कि जो वो बोल के गए वो करें। बिल्कुल बोल के गए। आप बताइए क्या लगता है कि इस बार जो मतदान होगा, कल सुबह मतदान करेंगे, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे?
जो हमारा जो मुद्दा है वो है विकास, जो मोदी जी कर रहे हैं उसी पे होगा, सनातन पे होगा हमारा वोट। बिल्कुल, देखिए विकास पर होगा, सनातन पर होगा। अलग अलग हो सकते हैं, मूड सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबसे आवश्यक बात यह है कि लोग वोट जरूर करें और लोग यहाँ पर वोटिंग को लेकर जागरूक दिख रहे हैं। ये कम से कम अच्छी तस्वीर आगरा से आ रही है। इससे पहले कि प्रशांत के पास बदायूं जाएं, एक बार बदायूं का समीकरण और वहां का जो इतिहास भूगोल है, जो मुकाबला है, वो भी समझ लेते हैं। बदायूं में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने पहली बार अपने संगठन के दिग्गज दुर्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया है और बीएसपी ने यहां पर मुस्लिम खां पर दांव लगाकर चुनाव को रोचक बना दिया है। अब देखना है कि बीएसपी का समीकरण किसकी राह में ज्यादा रोड़े अटकाता है, मतलब बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव को या फिर दुर्विजय सिंह को नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि शिवपाल यादव ने जिस तरीके से यहां पर प्रचार प्रसार किया है और यादव परिवार का जिस तरीके से गढ़ भी कहा जाता है, वो अलग बात है कि 2019 में इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि इस बार इस सीट पर हम जीत दर्ज करने में कामयाब रहेंगे। एक बार चलते हैं चितरंजन के पास। चितरंजन, कैसी तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? प्रशासन की तरफ से चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं वो धरातल पर कितना दिखाई पड़ रही हैं और साथ ही साथ पब्लिक के बीच में क्या चर्चा है वोटिंग से ठीक एक दिन पहले? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक बूथ है और इस बूथ पे यहाँ जो डीएम रोड है, इसी बूथ को एक मॉडल बूथ बनाया गया है और एक खास बात ये है, ये एक यहाँ पर दिव्यांग बूथ बनाया गया है, वो स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है और यहाँ पर सारे लोग जो अधिकारी लोग हैं और कर्मचारी लोग हैं वो इस बूथ पे आए हुए हैं और लगातार वो जो है अपना काम कर रहे हैं। कल जो वोटिंग होनी है उसकी तैयारी पूरी तरीके से की गई है। क्या किस तरीके की तैयारी आपने पूरी कर ली है? तैयारी कर रही है ना, आपने सारे काम पेपर पूरे कर लिए है? अच्छा जी, आपने सारी तैयारी अपनी पूरी कर ली है? काम हम कर रहे हैं और जो है वहाँ से हम सामान लेकर आए। इसके बाद जो है हमने यहाँ आकर अपना सारा सामान खोलकर, कल हमें मतदान में कोई दिक्कत ना हो किसी के आगे, यहाँ हमने अपना सुचारू रूप से अपना काम कर दिया। अच्छा, स्पेशल बूथ यहाँ बनाया गया है, इसको लेकर किस तरीके से लोग आएंगे, उनको क्या वो देंगे आप? हमारे जो अधिकारियों ने ये इसलिए बनाया ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि जो है दिव्यांग भी किसी से कमजोर नहीं है, वो अपना काम खुद कर सकते हैं और समाज में जो है आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, इनका साफ साफ कहना है प्रशासन ने एक स्पेशल बूथ बनाया है दिव्यांगों के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो बदायूं की सीट है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और इस बार समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के महासचिव जो हैं शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया है। वहीं दुर्विजय सिंह जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उन पे दाव खेला है। वहीं बसपा से मुस्लिम खां मैदान में है और कल वोटिंग होनी है और वोटिंग में ये तय होना है कि आखिर ये 4 तारीख को किसके मत में ये सीट जाएगी, तो उसकी पूरी तैयारी की गई है और यहां पर वोटों का ध्रुवीकरण किसी तरीके से ना हो उसके लिए समाजवादी पार्टी भी तैयार है और भाजपा भी तैयार है। तो यहां पर जो मुकाबला है वो समाजवादी वर्सेस भाजपा होने जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या निर्णय आता है। जी ठीक है अलाउद्दीन, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी कुछ समय पहले जब हम मैनपुरी में मौजूद थे, मैंने डिंपल यादव से बातचीत की। वो अपनी जीत को लेकर बहुत हद तक आश्वस्त थे। उन्होंने कहा कि एक तो नेताजी ने यहां पर जो काम किया था उसके आधार पर, और जब यूपी में हमारी सरकार थी तब हमने जो कामकाज किया उसके आधार पर, और एक सांसद के तौर पर मैंने जो कामकाज किया उसके आधार पर मैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हूं। लेकिन इन सब के बीच वो सरकार की नाकामियों का भी जिक्र कर रही थी। वो बता रही थी कि किस तरीके से असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, उसका भी जिक्र उन्होंने किया अलग अलग बिंदुवार। क्या वोटर्स के बीच में पूरी तरीके से इस बात को रखने में डिंपल कामयाब रही हैं? जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि जिस पुरजोर तरीके से सरकार की नाकामियों को रखना चाहिए था उस पुरजोर तरीके से वो रख पाई हैं, या फिर जयवीर सिंह कामयाब रहे हैं ये बताने में कि डबल इंजन की सरकार ने क्या क्या कामकाज किया है समूचे उत्तर प्रदेश में और खासतौर से मैनपुरी में भी? देखिए, मैनपुरी को बारीकी से समझने के लिए विधानसभा वार बात करना बेहद जरूरी हो जाता है।
भोगांव को छोड़ करके 4 जो विधानसभा हैं, समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही थी और जो जातीय समीकरण है उसमें वो मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि ये यादव बेल्ट है, खासतौर से मैनपुरी सदर का जो इलाका है उसमें यादव बाहुल संख्या में है। लेकिन भोगांव में क्योंकि दलित बहुल इलाका रहा है, तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव जी जब यहां से सांसद हुआ करते थे तो ऐसा नहीं है कि वहां से यानी भोगांव से ना हारे हों। यानी भोगांव की विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां से वो 45 हजार वोटों से पीछे हो गए थे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने बाई इलेक्शन में एक जो रणनीति बनाई थी भोगांव को लेकर के अपने तमाम दलित नेताओं को, ओबीसी नेताओं को, अपने स्टेट प्रेसिडेंट को वहां पर उतार दिया था। शायद यही वजह थी कि जो नतीजे आए थे बाई इलेक्शन के उसमें भोगांव को पहली बार ऐतिहासिक तौर से समाजवादी पार्टी जीती थी और तमाम विधानसभाओं में भी उसको बढ़त मिली थी। अब देखने वाली बात हुई क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी अपना उतारा है और ट्रेडिशनली अगर देखा जाए जो ट्रेडिशन एक चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि बहुजन समाज पार्टी यदि हाथी के निशान को देखकर जाटो उस तरफ खिसक रहा है, उस तरफ जा रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भोगांव जो कि समाजवादी पार्टी के लिए कमजोर थोड़ी सी अपेक्षाकृत सीट है, क्या उस तरह का प्रदर्शन कहीं दूसरी सीटों पर दिखाई तो नहीं देगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी और दूसरी सीटों पर जहां पर जैसा कि मैं बता रहा था कि ब्राह्मण जहां पर वोटर है, राजपूत जहां वोटर है, अपर क्लास के वोटर है, वो उनके सदे हुए वोटर है। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा जाटो वोट बैंक का कि वो किधर शिफ्ट होता है इस चुनाव में और नतीजे उस बात पर क्लियर होंगे कि आखिर ये सीट किसके खाते में जाएगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए कि चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारियां की गई वो कितनी मुकम्मल हैं और साथ ही साथ वोटर्स के बीच में जो चर्चा चल रही है, जो मुद्दे हैं उसको भी साझा करने के लिए।